हेलो एवरीवन। तो आज हम अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे, जिसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया। मैं आज आपको पहला भाग बताऊंगा इसका। पहले भाग में सोवियत प्रणाली, सबसे पहले इस चैप्टर का मुख्य है कि सोवियत संघ था क्या, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। समाजवादी सोवियत संघ था रूस, और ये 1917 में हुई समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। इस क्रांति में प्रमुख चीजें क्या थी? इस क्रांति की प्रमुख चीजें थी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना। दूसरी चीज थी कि राजनीति की जो धुरी थी वो सिर्फ एक ही पार्टी पे थी, मतलब यहाँ पे कोई विपक्ष नहीं था, सिर्फ एक ही पार्टी थी, उसका अध्यक्ष ही शासन करता था पूरे देश पर। तो यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं था, पूंजीवाद का विरोध था, सबकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में रहती थी, गवर्नमेंट सबको बराबर प्रॉपर्टी बांटती थी, बराबर संपदाएं देती थी। तो ये थी समाजवादी व्यवस्था। इसी पे रूस निर्भर कर रहा था, इसी के हिसाब से रूस चलता था। अब इसके बाद दूसरी विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंडर में आने लगे। तो इन्हीं को मिला के एक मतलब रूस के अंडर में आने लगे, तो इन्हीं को मिला के सोवियत संघ बन गया, और उसका नेता था यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों के, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें सोवियत संघ की, तो बाकी देशों को छोड़कर, मतलब अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों की तुलना में बहुत विकसित थी। इस अर्थव्यवस्था की प्रमुख चीजें ये थी। संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा था पूरे वर्ल्ड से। ऊर्जा संसाधन थे बहुत सारे, घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे, पिन से लेकर कार तक हर एक चीज वहां पे बनती थी, हर एक चीज का वहां पे उत्पादन होता था। इसके बाद लेकिन हाँ, ये बात थी कि गुणवत्ता जो थी, मतलब प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है उसकी, वो पश्चिमी देशों से कम थी उसकी। इसके बाद न्यूनतम स्तर, सभी पूरे नागरिकों का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किया था, सभी की सब जी सके, अच्छे से अपनी लाइफ जी सके, ये उन्होंने सुनिश्चित किया था। दूसरा था बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, और फिर सभी संपदाओं पर स्वामित्व के साथ साथ नियंत्रण भी सरकार का ही था, सरकार का सभी संपदाओं पर नियंत्रण था। इसके बाद सोवियत प्रणाली, अब क्या हुआ कि सोवियत प्रणाली जो है, इस पर नौकरशाह का शिकंजा कसता गया। सब अपने अपने फायदे का देखने लगे, जो भी नेता आते गए वो अपना फायदा देखने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो संस्थाएं थी उनमें बहुत सुधार की जरूरत थी, क्योंकि सारी संस्थाएं सिर्फ एक ही पार्टी के अनुकूल काम कर रही थी, उसी के शिकंजे में कसी हुई थी। फिर इसके बाद जनता ने सोचा कि, जनता को लगा कि हमने तो ये 15 राज्यों का जो गणराज्य बनाया वो हमारी क्वालिटी सुधारने के लिए, हमारा जीवन स्तर सुधारने के लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे तो पार्टी कुछ अलग ही चीज कर रही है। तो इसलिए क्या हुआ कि इसमें सेंध पड़ने लगी इस गणराज्य में, पार्टी जनता का विश्वास उठने लगा सरकार पे से। तो फिर क्या हुआ कि, और दूसरे देशों की जो जनता थी, रूस के अलावा दूसरे देश की जो भी जनता थी, उनको थोड़ा दमित महसूस होती थी कि सिर्फ रूस का ही हमारे ऊपर प्रभाव ज्यादा है, तो इसलिए उनको भी दिक्कतें होने लगी। फिर इसी के संदर्भ में 1970 के दशक में ये व्यवस्था लड़खड़ाने लगी, क्योंकि इसमें ना तो प्रौद्योगिकी ज्यादा अच्छी थी, हर एक चीज में पश्चिमी देश से पीछे होते जा रहे थे रूस के, यूएसएसआर के देश जो भी थे सारे, और किसी प्रकार की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे, सारे पश्चिमी देशों से कम क्वालिटी के प्रोडक्ट थे। तो ये व्यवस्था लड़खड़ा गई, रूस की प्रणाली लड़खड़ा गई, और 1970 के दशक में ये टूट गया सोवियत संघ। दूसरा टॉपिक है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ का जब विघटन होने लगा, तो मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने कुछ सुधार किए जिससे सोवियत संघ बचा रहे। उन्होंने क्या सुधार किए? एक तो सूचना और प्रौद्योगिकी में सुधार करने की कोशिश करी, क्योंकि उस समय पर सूचना और प्रौद्योगिकी में क्रांति चल रही थी बाकी देशों में, पश्चिमी देशों में, और रूस लगातार पीछे होता जा रहा था, तो इसलिए उसमें सुधार करने की कोशिश करी। और दूसरा, पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने के प्रयास करे। तो अब इस चीज का पूर्वी यूरोप में बहुत विरोध, मतलब खुशी, गोर्बाचेव जो थे उन्हीं के नेताओं ने बहुत इसका विरोध भी किया, और उसी टाइम पे पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों में विरोध होने लगा, क्योंकि लोगों को अब पता चलने लगा था कि हम कहीं ना कहीं बाकी देशों से पीछे हैं। तो वहां पे अपनी अपनी सरकारों का विरोध करने लगे लोग। अब इसमें रूस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। पहले क्या होता था, रूस हर एक देश के बीच में बोलता था, कहीं भी कोई प्रदर्शन हो तो उसके बीच में वो जरूर हस्तक्षेप करता था। यहाँ पे रूस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
फिर इसके बाद सरकारें धीरे धीरे हर एक अपनी ये जो भी समाजवादी सरकार थी, साम्यवादी सरकार, वो सब गिरती गई और सोवियत संघ के अंदर एक गहरा संकट गहराता गया। मतलब बाहर तो संकट था ही सोवियत संघ के, लेकिन अंदर भी बहुत संकट गहराते गए और विघटन की गति बहुत तेज होती गई। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ था, उसका येल्तसिन उस टाइम पे महासचिव थे, उनने इसका विरोध किया और रूसी नायक के रूप में उभरे, लेकिन इस विरोध से कुछ नहीं हो पाया क्योंकि आजादी का जश्न चख चुके थे वहां यूएसएसआर के लोग, जो भी गठबंधन के लोग थे रूसी गणराज्य के, वो आजादी का टेस्ट ले चुके थे, तो उन्होंने अब वो रुकने वाले नहीं थे, तो बहुत प्रदर्शन होने लगे, गौरवचेव की नीतियों का विरोध हुआ और मध्य एशियाई और इससे विपरीत मध्य एशियाई जो देश थे उन्होंने किसी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ रहेंगे, हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे पूर्वी यूरोप में विरोध और इन सब के चलते यूरोप के दो प्रमुख देश बेलारूस, यूक्रेन और साथ मिलकर रूस, इन तीनों ने एक फैसला लिया 1991 दिसंबर में रूस की यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा कर दी। इससे क्या हुआ, इसके बाद सभी राज्यों को राष्ट्रकुल बना दिया। अब कुछ राज्य जो अभी अभी आजाद हुए थे उनको चिंता थी कि हम तो राष्ट्रकुल है नहीं, तो इसका समाधान भी जल्दी निकाल दिया। सभी राष्ट्र जो भी अभी अभी आजाद हुए थे उनको राष्ट्रकुल के सदस्य बना दिए और एक सभी को अपनी अपनी आजादी दे दी। अब इसके बाद हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि रूस का विघटन हुआ क्यों, मतलब यूएसएसआर का, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। अब सोवियत संघ के विघटन के अपन ने कारण देख लिए कि वहां की जनता, जो भी सोवियत संघ की जनता थी, वो जान चुकी थी कि हमसे एक साल से, मतलब इतने सालों से हमसे झूठ बोला जा रहा है कि हमारी साम्यवाद नीति पूंजीवाद से काफी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको पता चलने लगा कि पश्चिम के देश हमसे काफी ज्यादा विकसित हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमी है। तो इस वजह से एक तो ये कारण था और दूसरा कारण ये था कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही थी। क्या था कि यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ, ये चाहता था कि पूर्वी यूरोप के देश उससे निकल ना जाए, तो इसलिए अपनी सैन्य शक्तियां, अर्थव्यवस्था, सारी चीज वो वहां पर ज्यादातर खर्च कर रहा था, तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही थी। अब इस संदर्भ में मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधार किए थे, उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये विघटन रुक सकता है, बट उन सुधारों से कुछ क्यों नहीं हुआ। इनके कारण ये है कि जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए तो उनसे सब कुछ हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को ऊपर देखने लगे थे कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, मतलब हमारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। मतलब वो बहुत कुछ सोच रहे थे कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन गोर्बाचेव उतना नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति सुधारी, बट जनता की अपेक्षा के अनुसार नहीं कर पाए, उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं कर पाए, इसलिए इसका विघटन हो गया यूएसएसआर का। अब ये विघटन, इस विघटन से मेनली ये प्रभाव पड़ा कि अब सारे देश अलग अलग हो गए और रूस एक अलग कंट्री बन गई और बाकी देश अलग हो गए, और यहाँ पर अब विघटन समाप्त हो गया है और 1991 में विघटन हुआ। इसके बाद की अगली जो इस अध्याय में जो भी अगली टॉपिक है वो उनकी वीडियो मैं अगले पार्ट में डालूंगा। यहाँ तक अपना पार्ट 1 था जो मैंने खत्म किया। तो मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ईयरफोन लगा के देखें और बार बार देखें। अगर इसको बार बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ईयरफोन लगा के देखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो सब समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।